हेलो फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में हम लोग जो ग्लूकोज था उस ग्लूकोज से पायरुविक एसिड के फॉर्मेशन को पढ़े, यानी जिसको हम लोग ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। उस ग्लाइकोलिसिस में जो पायरुविक एसिड बना था CH3COCOOH, इसके दो मॉलिक्यूल्स वहां पर बने। अब इस पायरुविक एसिड के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो एनारोबिक कंडीशन में जाए और वहां पर एथिल अल्कोहल या मैलिक एसिड या ब्यूटाइलिक एसिड या ऑक्सैलिक एसिड, एसिटाल्डिहाइड इसका निर्माण करे, या फिर उसके पास जो दूसरा विकल्प होता है कि वहां पर ऑक्सीजन यदि प्रेजेंस है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो तो उसका जो एरोबिक ऑक्सीडेशन कर दिया जाए। तो आज का जो हम लोग का मेन टॉपिक है वो है उस पायरुविक एसिड का एरोबिक ऑक्सीडेशन, मीन्स द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी यहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहां पर पायरुविक एसिड किस रूप में कन्वर्ट होता है और उससे क्या बनता है। देखिए, जो पायरुविक एसिड होता है, जैसे पायरुविक एसिड बना था, हमने बताया ग्लाइकोलिसिस की जो पूरी प्रक्रिया है वो ग्लाइकोलिसिस की पूरी प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में होती है। अब उस साइटोप्लाज्म से जो पायरुविक एसिड के टू मॉलिक्यूल्स बने हैं वो इंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करता है तो उसकी जो मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वहां पर एक पहली फंक्शन हो जाती है, यानी पहला स्टेप इसका आ जाता है जिसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए। मतलब यहां पर जो है सबसे पहले ही एसिटिल कोएंजाइम ए बन जाता है। कहां पर बनता है? उसके जो माइटोकॉन्ड्रिया है उस माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन पर बनता है। कैसे बनता है देखेंगे। पायरुविक एसिड यानी CH3COCOOH। एक चीज और ध्यान देना इसमें कि जो पूरी प्रक्रिया चलेगी वो डबल चलेगी, यानी दो बार होगी, क्योंकि यहाँ पर टू मॉलिक्यूल्स बना पायरुविक एसिड का, तो जो भी यहाँ पर प्रक्रिया होगी वो दो बार होगी। तो इस चीज को यहाँ पर ध्यान में रख करके पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए। एसिटिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है, कैसे होता है? जो CH3COCOOH अर्थात जिसको हम पायरुविक एसिड के नाम से जानते हैं, ये पायरुविक एसिड में सबसे पहले कोएंजाइम ए आता है। यहां पर कोएंजाइम ए आकर के जुड़ता है। ये कोएंजाइम जो होता है ये उसके माइटोकॉन्ड्रिया में ही, जो उसके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स है उस पर प्रेजेंस होता है, और ये लगातार कोएंजाइम ए, इसका कोई स्टॉप नहीं होता है, जैसे कहा जाता है स्टॉक है, स्टॉक नहीं होता है, ये लगातार बनता रहता है और कोएंजाइम ए जो है वो रिमूव होता रहता है। तो कोएंजाइम ए से चाहते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ रिड्यूस्ड कोएंजाइम आते हैं, जैसे NAD यहां पर आता है। और अभी जो NAD है जो अभी ऑक्सीकारक अवस्था में है, अब ये यहां से हाइड्रोजन को ग्रहण करेगा, एक यहां से और एक यहां से, और इससे यह जो है ये NAD.2H में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात रिड्यूस्ड कोएंजाइम बन जाएगा। लेकिन यहां पर ये क्वेश्चन नहीं आता दिमाग में कि इसमें एंजाइम कौन सा आ रहा है। तो एक चीज ध्यान दें कि जहां पर NAD या FAD शब्द आ जाएगा वहां पर डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होगा, और इस पर चूंकि पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, पायरुविक एसिड को कन्वर्ट कर रहा है, तो इसको हम नाम दे देंगे पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज। पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में यह जो है एसिटिल कोएंजाइम ए, एसिटिल, इससे हम इस तरह से लिख सकते हैं CH3CO, एसिटिल कोएंजाइम ए प्लस ये यहां से NAD.2H, और साथ में यहां पर CO2 निकलता है। ये जो पूरी प्रक्रिया होती है दो चरणों में होती है, टू मॉलिक्यूल्स में यहां पर ये पूरी प्रक्रिया होती है। तो इस तरह से देखें कि यहां पर एक NAD.2H का निर्माण हो रहा है। और एक चीज हमने पहले बता दिए थे पिछले वाले पार्ट्स में कि जब NAD कन्वर्ट होता है NAD.2H में, तब यहां से जो है कुल नेट 3 ATP का बेनिफिट होता है। ध्यान से देंगे, इसको ETS में समझेंगे हम लोग कि कैसे 3 ATP बनता है। 3 ATP का नेट बेनिफिट होता है। और एक और इसमें बता दें थोड़ा सा, क्योंकि अभी आगे आएगा कि जब एक FADH2 में कन्वर्ट होता है तो इससे जो है कुल 2 ATP का नेट बेनिफिट होता है। तो ये भी ETS में समझेंगे। तो यहां पर क्या है कि NAD का ऑप्शन NAD.2H में हो रहा है, या NADH2 कहेंगे, यानी अर्थात यहां पर 3 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। क्योंकि पूरी प्रक्रिया दो चरणों में टू मॉलिक्यूल्स है, तो ये जो है यहां पर 3 गुना 6 ATP का नेट बेनिफिट यहां पर हो जाता है। मींस इस चरण में
कुल 6 एटीपी का नेट बेनिफिट हो जाता है। जैसे कि पिछले वाले पार्ट्स हम लोग पढ़े थे ग्लाइकोलिसिस में कुल 8 एटीपी बना था, 6 एटीपी यहां बना, कुल 38 एटीपी बनाना है। तो अभी हमारा जो है केवल और केवल जो है 14 एटीपी बना है। अभी नेक्स्ट जो है जो वहां पर 24 एटीपी है वो वहां पर अभी हम लोग आगे की ओर देखेंगे। तो यहां पर 38 एटीपी में से जो है 14 एटीपी का सिंथेसिस हो गया। तो ये पूरी प्रक्रिया यहां पर रहती है। अब यहां पर चूंकि CO2 भी रिलीज हो रहा है, ये भी ध्यान दें, तो ये जो पूरी एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड होता है इसको हम जो है TCA साइकिल के नाम से भी जानते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। 3 जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, उसको आप अभी देखेंगे। तो पहला यहां पर रिलीज हो गया, इसको हम लोग ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो दूसरा स्टेप आ जाता है क्रेब्स साइकिल। इस कंप्लीट को लेकर के एसिटिक कोएंजाइम ए भी जो है क्रेब्स साइकिल के अंतर्गत ही आता है, लेकिन अगर हम उसको अलग अलग पढ़े तो वहां पर हम एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड को पढ़ना पड़ता है। तो क्रेब्स साइकिल, जो क्रेब्स साइकिल है असल में इसकी जो खोज है हांस क्रेब्स ने की थी। ये होती कहां पर, इसे मान लीजिए ये सेल है, ये इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो जो यहां पर बना था CH3COCOH, अर्थात जो पायरुविक एसिड बना था वो इंटर करता, और जैसे यहां इंटर करता है यहीं पर ये बन जाता है CH3 कोएंजाइम ए, एसिटिक कोएंजाइम ए बन जाता है। अब ये एसिटिक कोएंजाइम ए इंटर कर देता है इसके माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी अगली जो प्रोसेस होगी वो इसके जो माइटोकॉन्ड्रिया है उस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होगी। तो हम लोग मेन पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल। तो एक बार इसको पूरा डिटेल जो है डिलीट करके फिर से इसको जो है देखते हैं कि होता कैसे है। तो ये चीज यहां पर समझेंगे। तो हम लोगों ने ये बना दिए थे कि पायरुविक एसिड है, मान लिया पायरुविक एसिड है, ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो गया था एसिटिल कोएंजाइम ए। यहां पर एक NAD का ऑप्शन NAD.2H में हुआ। जहां पर NAD का ऑप्शन NAD.2H में होगा वहां पर एक चीज ध्यान देना, हाफ O2 कन्वर्ट होगा H2O में, हाफ O2 कन्वर्ट होगा H2O में। क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन जो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है लेकिन एक ही होता है। अगर हम केवल ऐसे लिख दे तो ये जो है परमाणु हो जाएगा, और इसको चूंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है एटॉमिक फॉर्म नहीं होता है, इसीलिए हम इसको जो है 2 करके और हाफ तोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हाफ O2 इक्वल टू ये बराबर हो जाता है इस ऑक्सीजन के। तो ये हमारा जो एटॉमिक था वो वहां पर जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ जाता है। तो जहां पर NAD/NADH2 में कन्वर्ट होगा, जहां पर NAD रिड्यूस्ड कोएंजाइम अर्थात NADH2 में इसका चयन होगा, वहां पर हाफ O2 कन्वर्ट होगा H2O में। कैसे? ये जो ऑक्सीजन जो हम लोग ब्रीदिंग करते हैं उस ब्रीदिंग में जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे जो है साइटोक्रोम A3 पर पहुंचता है, ये चीज समझेंगे। तो वो वहां पर ऑक्सीजन पहुंचता है और साथ में जो ये NAD.2H इसका दोनों हाइड्रोजन निकल करके उस ऑक्सीजन से जुड़ जाता है और यहाँ पर H2O बन जाता है और ये पूरा NAD के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। क्योंकि इसका कोई स्टॉक नहीं है कि ये लगातार बनता रहेगा, तो ये NAD/NADH2 कन्वर्ट होगा, फिर NADH2 से NAD बन जाएगा। तो ये यहाँ पर हाफ O2 H2O में कन्वर्ट होता है। साथ हमने बताया कि यहाँ से जो है एक CO2 भी रिलीज हो जाता है, यहाँ से जो है CO2 भी जो है रिलीज होता है इस तरह से, और कोएंजाइम ए यहाँ पर आकर के जुड़ता है, कोएंजाइम ए। और ये जो पूरी प्रक्रिया है ये पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में होती है, पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। तो ये प्रक्रिया तो हमने पहले बता चुके हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम में। इसका स्टार्ट करते हैं क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल जो होता है, इस क्रेब्स साइकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल, इसकी खोज हांस क्रेब्स ने किया था। इसे हम TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं। पूरी प्रोसेस को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल।
इससे हम लोग एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहां पर पूरी प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है। अब ये शुक्र एंजाइम, अब मान लेते हैं ये इंटर करके पूरा माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। मान लिया ये पूरा जो है माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। उसी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स, जो पूरी माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है, उसी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पहले से उपस्थित होता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये जो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड होता है, ये कुल 4 कार्बन वाला कंपाउंड होता है। ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, और जबकि एसिटोक्वाइनाइन ये जो होता है ये 2 कार्बन कंपाउंड वाला यौगिक है। ये दोनों आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन कर देते हैं, मिल जाते हैं। और साथ में यहां पर जो है जैसे ही आकर के यहां पर रिएक्ट करता है, साथ में यहां पर H2O भी इंटर करता है, H2O इसमें इंटर करता है, और साथ में कोएंजाइम ए जो होता है वो यहां से बाहर निकल जाता है। अब ये 4 कार्बन और 2 कार्बन वाला यौगिक है, ये यहां पर जो है सिट्रिक सिंथेटेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में, नाम भी लिख लेना चाहे तो सिट्रिक सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में दोनों आपस में जुड़ करके यहां पर एक 6 कार्बन वाला यौगिक सिट्रिक एसिड बना लेता है। 6 कार्बन वाला यौगिक सिट्रिक एसिड यहां पर बन जाता है। ये जो सिट्रिक एसिड होता है, ये सिट्रिक एसिड यहां पर जो है पुनः जो सिट्रिक एसिड है ये यहां पर एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में, कौन सा एंजाइम, एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में यहां पर H2O बाहर निकल जाता है, H2O यहां पर बाहर निकलता है, और इस पूरी प्रक्रिया में आयरन जो होता है यानी फेरस आयन जो होता है ये यहां पर हेल्प करता है, और इसको जो है जो सिट्रिक एसिड होता है इसको जो है सिस एकोनिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इसको जो है सिस एकोनिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, एकोनिटिक एसिड, और ये भी रहता है 6 कार्बन वाला कंपाउंड होता है। पुनः एकोनिटेज एंजाइम जो होता है, पुनः एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में H2O इंटर करता है, H2O इसमें आकर के इंटर करता है, H2O फेरस आयन की उपस्थिति में पूरी प्रक्रिया होगी, और ये जिससे एकोनिटिक एसिड होगा ये यहां पर आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है, जो कि 6 कार्बन वाला यौगिक होता है। अब ये जो आइसोसिट्रिक एसिड होता है ये यहां पर, अब इसके बाद इसका डिहाइड्रोजनेशन होता है इसमें, इस आगे जो प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में यहां पर जो है ध्यान देंगे एक एंजाइम आएगा आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज। आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में, आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में यहां पर NAD का अपचयन NAD.2H के रूप में हो जाता है, और जहां पर हमने बताया NAD कन्वर्ट होगा वहां पर हाफ O2 H2O में कन्वर्ट होगा। जहां पर हाफ जो है NAD में कन्वर्ट होगा वहां पर हाफ O2 हाफ H2O में कन्वर्ट होगा। इस चीज को यहां पर ध्यान देना है। अब ये आइसोसिट्रिक एसिड जो होता है ये यहां पर कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड। अब यहां पर ये कन्वर्ट हो गया ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड। अभी भी यहां पर ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड होता है। इसके बाद डिकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होती है। डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में डिकार्बोक्सिलेज, और जहां पर डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम आता है वहां पर निश्चित रूप से CO2 जो होता है वो वहां पर बाहर निकल जाता है। इसमें हेल्प करता है मैंगनीज आयन, इसमें हेल्प करता है मैंगनीज आयन, यहां पर हेल्प करता है, और CO2 को यहां से लीच करता है ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड में, और ये ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड जो 6 कार्बन वाला कंपाउंड था, अब एक कार्बन निकल गया और ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड बन जाता है। इसका नाम है अल्फा कीटोग्लूटैरिक एसिड, और ये कन्वर्ट हो जाता है अल्फा कीटोग्लूटैरिक एसिड। ये अल्फा कीटोग्लूटैरिक एसिड जो होता है ये ग्लूटामिक एसिड से जो आइसोमराइजेशन भी करता रहता है।
ये ग्लूटामिक एसिड से आइसोमराइजेशन भी कर सकता है। अब ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में पुनः जो है यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर पुनः जो है अल्फा कीटोग्लूटारिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में पूरी प्रक्रिया होगी। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। अब जैसे पहले होता है कि जैसे डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा साथ में यहां पर डिकार्बोक्सिलेशन भी होगा। ध्यान रहे कि यहां पर दो एंजाइम एक साथ काम करते हैं, एक तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम और प्लस यहां पर डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम भी हेल्प करता है। डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम हेल्प किया, इसका मतलब यहां से पूरा एक CO2 बाहर निकल गया, पूरा एक CO2 बाहर निकल गया। इसके अलावा डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है तो इसका मतलब यहां पर NAD जो है उस NAD कन्वर्ट होगा NAD.2H में, और साथ में यहां पर हमने पहले कहा है कि यहां पर जो है हाफ O2 ये कन्वर्ट होगा H2 में, जहां पर NAD का ऑप्शन NADH2 के रूप में होता है। इस प्रकार से जो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो 5 कार्बन वाला कंपाउंड था कि एक CO2 यहां पर निकल गया, अब यहां से पुनः एक CO2 निकल रहा है और ये बना लेता अब यहां पर जो है सक्सिनिल एस कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए के लिए यहां पर जो है एक कोएंजाइम ए भी आकर के यहां पर जो है जुड़ता है कोएंजाइम एसएच, और ये यहां पर जो है आकर के एक कंपाउंड बना लेता है सक्सिनिल एस कोएंजाइम ए। अब यहां पर एक 4 कार्बन वाला कंपाउंड बचता है, क्यों? क्योंकि यहां पर जो है इसको इधर लिख देते हैं, क्योंकि यहां पर जो है एक कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज हो गया और एक 4 कार्बन वाला एंजाइम एक कंपाउंड सक्सिनिल एस कोएंजाइम ए का यहां पर फॉर्मेशन हो जाता है। सक्सिनिल एस कोएंजाइम ए बन जाता है जो कि 4 कार्बन वाला होता है। इसका इसी में सक्सिनिल थायोनेज, सक्सिनिल एस कोएंजाइम ए थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में इसको हम लिख सकते हैं सक्सिनिक थायोकाइनेज, सक्सिनिक थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में यहां पर एडीपी जो होता है वो एडीपी कन्वर्ट हो जाता है एटीपी के रूप में, एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। साथ में कोएंजाइम ए जो था वो कोएंजाइम ए यहां से बाहर निकल जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनिक एसिड में। सक्सिनिक एसिड में जो है 4 कार्बन वाला कंपाउंड रहता है। अब ये सक्सिनिक एसिड पुनः इसमें डिहाइड्रोजिनेशन होता है और इस डिहाइड्रोजिनेशन की प्रक्रिया में यानी सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा और ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में जो सक्सिनिक एसिड होता है अब ये यहां पर जो है पुनः कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमेरिक एसिड में, ये कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमेरिक एसिड। अब चूंकि डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आया इसका मतलब यहां पर जो है किसी का डिहाइड्रेशन होगा तो ये यहां पर FAD जो होता है वो FAD.2H में कन्वर्ट होगा, तो यहां पर भी हाफ O2 जो है वो H2O में कन्वर्ट होगा, क्योंकि जहां पर भी जो है NAD या FAD का ऑप्शन होता है वहां पर हाफ O2 H2O में कन्वर्ट होता है, क्योंकि यही इसका हाइड्रोजन जाकर के ऑक्सीजन से जुड़ेगा और उसको जो है यहाँ पर जल के रूप में एक अणु के रूप में निर्माण करेगा। पुनः जो है यानी ये भी हमारा हो गया 4 कार्बन वाला कंपाउंड हो गया। अब यहाँ फ्यूमेरिक एसिड जो होता है ये यहाँ पर फ्यूमेरिक एसिड जो है पुनः यहाँ पर एक कह सकते हैं कि एक एंजाइम आएगा जिसको हम लोग फ्यूमेरेज। इस फ्यूमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में जो कि फ्यूमेरिक एसिड है तो एंजाइम का नाम भी हम लोग फ्यूमेरेज रखेंगे। इस फ्यूमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में यहां पर जल का एक अणु आकर के जुड़ता है और जल का एक अणु जैसे यहां पर जुड़ता है और ये फ्यूमेरिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड भी जो होता है वो 4 कार्बन वाला यौगिक होता है। अब ये मैलिक एसिड पुनः मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में पूरी प्रक्रिया होगी और यहां पर भी NAD जो होता है ये NADH2 में कन्वर्ट होगा और वहां पर साथ में हाफ O2 ये कन्वर्ट होगा H2O में। इस तरह से 4 कार्बन वाला यौगिक यहां पर ये कंप्लीट बन गया।
तो जहां से स्टार्ट किए थे वहीं पर आकर के समाप्त हुआ, इसको हम लोग जो है साइकिल के नाम से जानते हैं, क्रेब्स साइकिल। क्योंकि साइकिल का मतलब होता है कि जहां से प्रारंभ हो वहीं पर आकर के समाप्त हो जाए। तो अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी यहां पर हम देखें कितने एटीपी पूरा बन रहा है। तो हम एक एटीपी पूल बना लेते हैं, मान लेते हैं पर एटीपी पूल है, ये एटीपी पूल। और पहले ध्यान देना कि ये 2 चरणों में पूरी प्रक्रिया चलेगी कि 2 मॉलिक्यूल से, क्योंकि पायरुविक एसिड के 2 अणु प्राप्त हुए थे ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में। तो यहां पर एक एनएडी, हम पहले फिर से यहां पर लिख दे रहे हैं कि जब जहां एनएडी का चयन NADH2 के रूप में होगा तो कुल वहां पर नेट बेनिफिट 3 ATP का होगा। और जहां पर FAD पॉइंट 2H में होगा वहां पर कुल 2 ATP का नेट बेनिफिट होगा। इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अब ये यहां से जो NAD है देखेंगे तो ये NAD यहां पर एक बार यहां बन रहा है, यहां पर 3 ATP, 3 ATP यहां पर, क्योंकि एक NADH2 का 3 ATP। चूंकि मॉलिक्यूल्स 2 है तो यहां पर 6 हो जाएगा, ये हम लोग बाद में उसको डबल कर लेंगे। दूसरा यहां पर बन रहा है ये, तो यहां पर भी 3 ATP बन रहा है। तीसरा यहां बन रहा है, इस प्रक्रिया में NAD का NADH2 में रोल हो रहा है, 3 ATP। एक ATP यहां बन रहा है, तो एक ADP से जब एक ATP बनता है तो एक ही ATP का निर्माण होता है। कभी कभी यहां पर कुछ जंतुओं में GDP से GTP बनता है, तब भी वहां पर एक ही ATP का नेट बेनिफिट होगा। फिर यहाँ FAD कन्वर्ट हो रहा है FADH2 में, तो FAD यहां कन्वर्ट होता है, वहां पर FADH2 वहां 2 ATP का नेट बेनिफिट होता है। और फिर एक यहां पर बन रहा है इस प्रक्रिया में, तो 3 ATP का यहां पर नेट बेनिफिट हो रहा है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो यहां पर 3 ATP, यहां पर 3 ATP, 3 3 6, 3 9, एक ATP 10 और 2 12 और 3 15 ATP। चूंकि पूरी प्रक्रिया यहां पर जो होता है वो 2 चरणों में 15 ATP यहां पर बना, और पूरी प्रक्रिया 2 चरणों में हो रही है, अतः यहां पर जो कुल जो है 30 ATP बन गया। इसके पहले जो ग्लाइकोलिसिस था, उस ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस पे हम पढ़ा चुके हैं कि वहां पर कुल 8 ATP बना था। तो इस तरह से कुल यहाँ पर 38 ATP का नेट बेनिफिट होता है। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल्स के कंप्लीट ऑक्सीडेशन करा दिया जाए, पूरा ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वहां पर जो कुल 38 ATP बनता है। 8 ATP ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में और 6 ATP यहां पर, चूंकि हम एक साथ अगर पढ़ाए, अगर एक साथ पढ़ना चाहे, फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एंजाइम में 6 ATP और बाकी जो यहाँ पर क्रेब्स साइकिल यहाँ पर 12 ATP, इसको अगर हम घटा दें तो, और 12 गुना 24 ATP। तो इस तरह से 24 ATP क्रेब्स साइकिल में, 6 ATP यहाँ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एंजाइम में, 8 ATP ग्लाइकोलिसिस में, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है 38 ATP का नेट बेनिफिट होता है। तो इस तरह से यहाँ पूरी प्रक्रिया में H2O की भी काउंटिंग यहाँ पर कर सकते हैं। एक H2O देख रहे हैं यहाँ इंटर कर रहा है, यानी एक मतलब 2 अणु, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ इंटर कर रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ इंटर कर रहा है। ग्लाइकोलिसिस में भी हम पढ़ा चुके हैं 2 मॉलिक्यूल्स वहां पर भी इंटर कर रहा था। तो 2 2 4 2 6 और यहाँ पर जो जल के अणु जो है आते हैं, यूज होते हैं। जहां पर थायोकाइनेज जाता है, यहाँ पर भी H2O का एक अणु साथ में आएगा, फॉस्फेटेज आएगा, फॉस्फेटेज एंजाइम को उपस्थिति एक अणु यहाँ पर भी आता है, तो यहाँ पर भी H2O का एक अणु बनता है और एक H2O यहाँ पर। तो इस तरह से कुल 10 H2O, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O यहाँ पर पूरे जो है प्रयोग होता है। इसके अलावा निकलने की बात करें तो जहां पर जैसे एक 2 H2O यहाँ एक ETS में हो गया था और साथ में एक फॉस्फेटेज वहां पर भी था, तो 2 2 4 H2O वहां पर, 4 2 6 H2O, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14 और 14 2 16। तो 16 अणु जो है जल के मुक्त होते हैं। ध्यान रखना, ये कंपटीशन में पूछा भी जा सकता है कि कुल कितने एक जो है यहाँ पर जल के अणु का यूज होता है। तो जल के अणु का यूज यहाँ पर 10 H2O है और निकलता कितना है 16 H2O। लेकिन हम करते क्या है, उसमें से 16 में से 10 काट देते हैं, 6 H2O केवल शेष बचता है और वही 6 H2O को हम वहां पर इंटर में अपने जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन में ले लेते हैं। यानी जो रिएक्शन हम लोग बना लेते हैं कि C6H12O6 है प्लस O2 और ये यहाँ पर हम CO2 प्लस H2O यहाँ पर कर देते हैं और इसको बैलेंस हम इस तरह से कर लेते हैं। तो असल में ये इस तरह ना हो करके, बल्कि C6H12O6 प्लस
10H2O, यहां पर अगर थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दें, थोड़ा सा इसको थोड़ा डिफाइन कर लिया जाए तो ये पूरा इसका आएगा C6H12O6 प्लस 10 मॉलिक्यूल H2O के यहां पर आएंगे, ये ध्यान है, प्लस 6O2 काउंट करेंगे, 6O2 आएगा, प्लस 38 ADP प्लस 38 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इससे क्या बना, तो इससे बनेगा यहां पर जो है CO2, 6 और CO2 के, प्लस 16H2O प्लस 38 ATP। तो यहां से क्या करते हैं कि 10 मॉलिक्यूल्स ये काट देते हैं, ये 10 मॉलिक्यूल्स इसमें से कट गया, बचा केवल 6। तो इस तरह से हम केवल इसको नोट करते हैं और इसको नोट कर लेते हैं, ये आपस में एटीपी कॉन्बिनेशन होता है, और 6CO2 और प्लस 6H2O को यहां पर हम जो है अपने सिंपल वाले रिलेशन में उसको लिख देते हैं। लेकिन पूरी प्रक्रिया अगर हम पढ़े तो वहां पर एक क्वेश्चन पूछा भी गया है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कहां पर रेस्पिरेशन में कहीं पर तो H2O का यूज ही नहीं है, क्योंकि जब रिएक्शन में बनाएंगे तो लिखेंगे C6H12O6 प्लस 6O2, तो कंफ्यूजन में होता है कि H2O कहां पर यहां पर यूज हो रहा है, तो 10 मॉलिक्यूल H2O का यहां पर यूज होता है और 16 मॉलिक्यूल H2O का यूज होता है। लेकिन बच्चे सोचते हैं 6H2O, वो जो है बाद उसको सरल करने पर जो है, समीकरण को सरल करने पर वहां पर जो है 6H2O बचता है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम पूरा देखें तो 16H2O वहां पर बाहर निकलता है। तो इस तरह से कुल 38 ATP का नेट बेनिफिट होता है, 16H2O बाहर निकलता है, 10H2O का वहां पर जो यूज हो जाता है, और 6 और CO2 के, अब 6 CO2 भी गिना देते हैं, तो यहां पर एक मतलब दो हो गया, 2 4 और 2 6 और CO2 के भी यहां पर आते हैं। तो जो पूरी प्रक्रिया होती है रिस्पायरेशन की, जो हम लोग एक लाइन में लिख देते हैं, उस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को अगर हम बना करके उसको समझना चाहें तो आसानी समझ सकते हैं कि कितने अणु वहां पर एक्चुअल में होता है। तो एक अणु ग्लूकोज का, उस एक अणु ग्लूकोज के अच्छे जो है अणु ऑक्सीजन के यहां पर यूज होता है। इसको भी अगर काउंट करना चाहे तो यहां से काउंट कर सकते हैं। 6 अणु ऑक्सीजन का यहां पर यूज होता है। 38 एडीपी जो है वो NAD के रूप में, FAD के रूप में भी आता है, और साथ में यहां पर जो है 10H2O भी यूज होता है, और उससे जो है 6CO2, 16H2O और 38 ATP का नेट बेनिफिट यहां पर होता है। तो जो पूरी प्रक्रिया थी ये थी एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, वो पायरुविक एसिड जो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में प्राप्त हुआ था। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था, ये पूरा रिस्पायरेशन का एक कह सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस, और इसको एक साथ में पढ़ लेते हैं तो पूरी की पूरी रिस्पायरेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। धन्यवाद।